विल टेक अ पॉज एंड स्टार्ट करेंगे तो ये पार्ट बाहर हो जाएगा। ठीक है, एडिटिंग में। ठीक है। इधर दो तीन चीजें हो सकती है, या तो लाइट गोल हो सकती है हाँ, या डॉग्स की आवाज आ सकती है। कोई बात तो नहीं। डॉग्स की आवाज कोई प्रॉब्लम, लाइट हो गई तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हम्म। वी हैव कोई बात नहीं। स्टार्ट करें। ओके, चलो। ओके, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें अनकही सी विद सपन में। और हमारे आज के एपिसोड में मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो एक नहीं कई कई शख्सियतों के मालिक हैं। यानी वो अपने आप में बहुत सारी खूबियाँ या बहुत सारे टैलेंट लेके चलते हैं। और इनका नाम जो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले ये जिस नाम से जाने जाते हैं या ज़्यादा विख्यात हैं, पॉपुलर हैं, तो ये हमारे सामने आज हैं एंकर कृष्णा। एंकर कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें अनकही सी विद सपन में। और थैंक यू इन सो मच सर। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इनका वैसे नाम कृष्णा सोलंकी है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर के, जो कि स्टेट कैपिटल भी है, वहाँ से आते हैं। और ये एक एंकर वर्ड जो लिखा इनके नाम के साथ है, तो वो क्यों है ये हम इन्हीं की ज़बानी जानना चाहेंगे। तो कृष्णा जी, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये एंकर कृष्णा कौन है। और आप हमें सबसे पहले ये इस इनसे मिलवाइए, इन शख्सियत से, कि ये एंकर कृष्णा कौन है और ये नाम कैसे आपने चूज करा। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर आज आपके शो में इनवाइट करने के लिए। एंड या रही बात मेरे नाम की और प्रोफेशन के जुड़ने की, तो ये किस्सा है जब आप ट्रेनिंग के लिए आए थे जी और उस टाइम मैं शॉप स्टॉप में था। जी 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 उसके जी, बाद बिल्कुल। जब ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो गई और मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था एक डेढ़ साल शॉप स्टॉप में, तो ओके मैंने दिसंबर 2015 में नोटिस पीरियड दिया शॉप स्टॉप में। ओके एंड मैंने सबको बता दिया कि मुंबई वगैरह जाना है, मेरे को एक्टिंग वगैरह करनी है, मेरे को बस वो भूत चढ़ा था कि बस जाना है और कुछ करना ओके है ऐसा। ओके ओके, एंड ग्रेट। लिटरली वो ऐसा टाइम था कि जब मैं जीरो था टैलेंट के नाम पे, मेरे पास कुछ राइट। भी नहीं था ऑनेस्टली। ओके उस टाइम ओके नोटिस पीरियड दिया और जनवरी 1 को था कि बस निकलना है, ट्रेन पकड़नी है और मुंबई जाना है, और बस न घर का ठिकाना था, न टैलेंट का ठिकाना था, न वहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था, बस जाना है। जी जी जी, बस यही बिल्कुल। एक भूत सवार था। ओके ओके। बस वो था कि मैंने सोचा जनवरी में वैसे भी मुंबई जाऊंगा, फिर घूमने का टाइम मिलेगा नहीं, तो हम जी चले गए एक जगह अपने रिलेटिव के यहाँ। जी। वहां गए, वहां जाके पाँव तुड़वा लिया अपना, और ओके बिस्तर पे एक डेढ़ महीने का ओके। बेड रेस्ट हो गया। तो मुंबई ओके। जाने का सपना गया, हाँ। बाकी सारी चीजें गई। वहां से मैंने फिर अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और करीब 2 1 साल लगे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम काम भी नहीं था, कुछ भी चीजें नहीं थी। जी वहां जी से फिर थोड़ा थोड़ा सा एक ये था कि सैटरडे मीटिंग्स जो होती थी, रिटेल रिटेल में होती है कि सैटरडे को मीटिंग्स होती है, तो जी वहां पे बोलने के लिए आपको एक मंच मिल जाता है। तो वहां से जी। थोड़ी बहुत चीजें आइडिया थी कि हाँ होस्ट कर सकता हूँ मैं इस तरह का। तो ओके। वहां से फिर मैंने धीरे धीरे अपने दोस्त के इवेंट्स में होस्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद वहां से पता चला कि हाँ ये चीजें होती। वहां से फिर हाँ ये नाम पड़ा एंकर कृष्णा सोलंकी ऐसा। ओके 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 ओके। सो क्या मतलब, ये जो एंकरिंग से आपने शुरुआत करी, तो ये मतलब आपको कैसे पता चला कि आप इस काम को आपकी नौकरी से बेहतर कर सकते हैं। और आपने जैसे कहा ना कि मैंने नौकरी छोड़ी, तो ये एक बड़ा निर्णय होता है जब आप एक नौकरी, एक प्रोफेशन और एक रेगुलर इनकम को ड्रॉप करके और आप एक एक पैशन को चुनते हैं। तो वो एक बहुत अहम निर्णय होता है। और आपने, जैसे कि मैं जानता हूँ, एक कम उम्र में, और आपकी उम्र उस समय काफी कम रही, तो कैसे ये निर्णय लिया आपने, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिमाग में चल रही होती हैं। उसके बाद आपको क्या ये कैसे विश्वास आया कि
इस काम में मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, और एंकरिंग से फिर आपने जो अलग अलग और पड़ाव पार करे, तो ये निर्णय जी। आपने क्या बहुत जल्दी में ले लिया या सोचा समझा निर्णय था, ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसा मैंने बताया कि उस वक्त सिर्फ एक भूत सवार था कि जी मेरे जी। को फिल्म लाइन में जाना है और मेरे को एक्टिंग करनी है। मेरे को उस टाइम एंकरिंग और ये सारी चीजें किसी चीज का नहीं था आइडिया। जब ओके। मैंने जॉब छोड़ी, जब मेरा पाँव टूटा, जब मैंने 1 डेढ़ महीने बिस्तर पे बिताया, तब समझ में आया कि यार मैं एक्चुअल में जीरो हूँ। वो होता है ना कि डेस्टिनी, कि आपका राइट नहीं लिखा है तो आप नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए। राइट राइट तो राइट। डेस्टिनी ने मेरे पाँव तुड़वा के मेरे को बेड पे सुलवा दिया कि अभी तेरे जाने का टाइम नहीं है। ओके बस ओके। यही था, उस टाइम सोचा समझा नहीं था। बट हाँ, उसके बाद मैंने थिएटर किया 3 साल। फिर राइट। वहां से अपने हिंदी पे काम किया, अपने डिक्शन पे, प्रोनाउंसिएशन पे, बहुत सारी चीजों पे काम किया। और जैसा मैंने बताया कि सैटरडे मीटिंग्स में मैं होस्ट, मतलब होस्ट तो नहीं करता था, बट हाँ लोगों के सामने, अपनी टीम के सामने बोलने का मेरे को एक वो मिला, एक तरीके से कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म मिला। तो मेरे अंदर राइट से ना एक चीज निकली कि नहीं, मैं ये चीज कर सकता हूँ। 50 राइट लोगों के सामने बोलना, ये मेरे अंदर है, कर सकता हूँ मैं। राइट 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 उस टाइम राइट प्रोफेशनली मतलब ऐसा था कि हम सिर्फ टारगेट, सेल्स और ये सारी बातें करते थे। राइट लेकिन जब होस्टिंग से एकदम थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ तो फिर वो एंटरटेनमेंट वाली फील्ड हो गई पूरी। राइट तो राइट। ये एक चीज था। और बचपन से शोज वगैरह चलते रहते थे टीवी पे, देखता था कि हाँ लोग होस्ट करते हैं, ये सारी दिमाग में जरूर थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊंगा या इस प्लेटफॉर्म पे कभी खुद भी होस्ट करूंगा 50 लोगों के सामने या 500 या 1000 लोगों के सामने। या बट वो अचीवमेंट भी हुआ धीरे धीरे, ये सारी चीजें एक एक करके कैटेगरीज पार किया। जैसे मैंने रिटेल में पहले सेल्स में था, कस्टमर सर्विस में, स्टोर मैनेजर बना। तो उसी तरह से होस्टिंग में भी यही हुआ, कब 50 लोगों से शुरुआत की थी, फिर जी 100 में गया, 150, 500, 1000। जी तो वो धीरे धीरे एक जी। एक स्टेप करके ही आगे बढ़ा। और मैंने सुना है कि आपने करीब अब तक करीबन करीब 600-700 शो आप होस्ट कर चुके हैं, मतलब एक एक बड़ा अंतराल आपने तय करा है, मतलब एक दो से होते होते 700 शो। तो ये अनुभव कैसा है, मतलब 700 शो, अलग अलग तरह के लोगों के सामने, अलग अलग क्राउड, मतलब ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब और कैसे आपने हेल्प करी इस चीज ने आपको आगे बढ़ने में। सर वो होता है ना कि हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है लाइफ में। तो जैसा रिटेल का था, जब यहाँ पर एक मॉल ज्यादा नहीं थे उस टाइम पे जब मैंने रिटेल करियर की शुरुआत की थी। जी जी। एक मॉल खुला था यहाँ पे पंड्री में, सिटी सेंटर। राइट। और मैं वो सेंटर था एक, मतलब यहाँ पे कहा जाए तो, क्योंकि ये जो बहुत ये मार्केट है जहाँ पे एक्चुअल में वो मॉल है। तो वहाँ पे गेम जोन खुला था। हम्म। और वो गेम जोन में कुछ लड़कों की जरूरत थी जो वो सारे काम करते, गेम खिलाने का और ये सारी चीजें। तो ऑलमोस्ट 2700 रुपए की जॉब लगी थी मेरी उस टाइम पे, हम्म। उस गेम जोन में। और अंदर आ रहा था सेंट्रल उस टाइम पे। हम्म। तो मुझे नहीं पता था, तो वहां मैंने 1.5 महीने काम किया। और अंदर ना मुझे पता चला जैसे वैकेंसी, मैंने अप्लाई कर दिया वहां पे। ओके ओके और ओके। वहां पे मेरी जॉब, मुझे अंदाजा नहीं था कि कितने में लगेगी। बस मेरे को था कि अंदर मॉल के अंदर काम करना है। थोड़ा सा ओके। अंदर एक अलग एक्सपीरियंस होता है मॉल के अंदर काम करने का। क्योंकि राइट। मॉल के बाहर तो धूप में ऑलरेडी कर ही रहे हैं, 1.5 महीने से लगे हाँ हुए हैं। हाँ। तो चले गए थे एचआर के पास, और मतलब सैलरी वगैरह अच्छी खासी, 5,500 की एक जॉब लगी। तो मैं खुश हो गया कि 2700 से सीधा एक 5,500 का जंप मारा है, काम करके देखते हैं वहां पे। तो जो रिटेल का एक्सपीरियंस था 5 साढ़े 5 साल का, जितना भी टाइम मैंने किया, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक जो होता है कि हाँ 50 लोग किस तरीके से खुद को रख सकते हो, जो नए नए कस्टमर्स आते हैं उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि वहां तो तरह तरह के लोग आते हैं, कोई अच्छे से बात करता है, कोई अच्छे से बिल्कुल बात नहीं करता। आपको हर तरह के लोगों को हैंडल करना होता है। सही कह रहे हैं तो जी वो हाँ। चीजें बहुत सिखाता है रिटेल एक्चुअली। डिसिप्लिन, बहुत सारी डिसिप्लिन सिखाता है। राइट। मैं आर्मी से कंपेयर तो नहीं करूंगा, बट उस जो डिसिप्लिन आर्मी वाली जॉब्स में होता है, राइट उसी राइट तरह का डिसिप्लिन रिटेल में भी चाहिए होता है। राइट तो राइट रिटेल राइट से ये बहुत सारी चीजें सीखने मिली मुझे। राइट। फिर आपने, जैसा कि मुझे पता चला और आपसे जानकारी ली मैंने, कि आप उसके बाद थोड़ा सा आप पोइट्री की तरफ भी जाना शुरू करा और ओपन माइक वगैरह आपने करना शुरू करा। मैंने बहुत सारे आपके जो क्लिपिंग्स थी वो देखी, और मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। तो ये ओपन माइक और ये पोइट्री, मतलब आप रिटेल में थे, एंटरटेनमेंट में आए, होस्टिंग और एंकरिंग, और फिर ये पोइट्री की तरफ।
तो ये एक और पहलू ये आपने कब डिस्कवर करा? क्या बचपन से लिखते थे या ये बाद में डेवलप हुआ कि अपने ख्यालों को हम इस शक्ल में लेके आए, कपलेट्स और इस तरह से? ये कैसे आया? अ, जैसा सर मैंने बताया कि रिटेल में था, सेंट्रल में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। जी जी तो उस टाइम जी। पे मैं लिखता था, लाइक वो ब्लॉग काइंड ऑफ राइटिंग होती है ना, कि जिंदगी, हाँ फिर जिंदगी के ऊपर लिखना चालू किया तो पैराग्राफ पैराग्राफ भर हाँ। भर के लिखते थे। तो पोइट्री वाला कोई वो नहीं था मेरे लाइफ में, कभी भी नहीं ओके था। ओके ओके बट ओके। 2018 की बात है, जब लाइक कोविड से जस्ट कुछ टाइम पहले, हम्म, 2018 में ऐसा था कि मैंने बोला लिख रहा तो हूँ, हाँ, और एक सडन मोमेंट आया मेरी लाइफ में कि मैंने एक पोइट्री लिखी, जस्ट ऐसे ही देखने के लिए कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। लिखी, अपने कुछ दोस्तों को सुनाई, सबको अच्छी लगी। तो मैंने बोला ट्राई करते हैं, तो दो तीन और लिखी, वो भी सुनाई। हाँ, तो उसके बाद जब मैंने वो लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, फिर मैंने सिर्फ पोइट्री ही लिखी है, फिर और राइट। कुछ नहीं लिखा। तो इसकी प्रेरणा कहीं किसी खास जगह से आई या ये स्वतः मतलब जैसे आपके अंदर आई, या कोई केंद्र बिंदु था इस पोएट्री का? हम ये वैसे भी जानना। ये हाँ जी हाँ जी। वैसे ये तो एक मिथ है सर, हाँ कि हाँ। जब किसी का दिल टूटता है या जब किसी या को प्यार राइट होता राइट है या इस तरह हार्ट हार्ट ब्रोक हो जाता है इंसान तभी लिखता राइट है, नहीं ऐसा नहीं है। राइट। ये बहुत बड़ा मिथ है जो ऑलमोस्ट 99% लोगों के दिमाग में होता है। बट हम्म, ऐसा है कि जिसको लिखना होता है ना, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। राइट। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हाँ, हार्ट ब्रोक होने के बाद लोग लिख लेते हैं या कुछ कुछ चीजें लिखना शुरू करते हैं। बट कुछ एक केसेस ऐसे भी है हाँ, जहाँ पे आप कहीं पे भी लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। आई थिंक हम्म, मुझे ऐसा लगता है, हाँ जी हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फिल्मों ने एक अलग ही इमेज बना रखी है हाँ तो कवि की, कि मतलब या तो वो जी प्रेम में पड़े हो जाएगा तो लिखेगा, या दिल टूटेगा तो लिखेगा। आई थिंक वो एक एक बहुत ही एक, जैसे आपने सही कहा, मिथ एक क्रिएट कर दिया, तो फिल्मों ने कर दिया है। जी रियल लाइफ में जरूरी हाँ नहीं है, वो इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। वो इंस्पिरेशन आपके घर में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस, जी एनी एनी फ्रीडम फाइटर, एनी एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब वो किसी तरह की हो सकती है। तो हाँ। आपका भी कुछ कुछ वैसे ही था, आपने आपने भी इंस्पिरेशन बहुत सारे जगह से ली, कोई केंद्र बिंदु मेरे कहीं? मेरे साथ दोनों था, मैं ये कह सकता हूँ। मेरे साथ एक ओके चीज नहीं थी, मेरे साथ दोनों था कि हाँ, ओके ओके मैं ओके लिख भी रहा था और मेरे साथ वो चीज हो भी रही थी, तो ओके दोनों ओके था। ओके ओके। आपका एक्सपीरियंस साथ में चल रहा था एक्चुअली, एक्सपीरियंस की साथ में वजह चल से, रहा एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस साथ में था आपके। ओके हाँ ओके। तो उसके बाद मतलब अगर मैं एक सवाल थोड़ा सा मैं और आपकी शख्सियत का जो पहलू होते हैं उनको अगर मैं जानना चाहूँ, और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि ये इतना मल्टी टैलेंटेड जो पर्सनालिटी आपकी निकल के आई है, आप जो इस समय साक्षात जो आप हैं लोगों के सामने, तो आप ने भी किसी से प्रेरणा ली, या किसी एक शख्सियत, या बहुत सारे लोगों को, या कई लोगों से आप जुड़े या उनसे इंस्पायर हुए, या किसी को पढ़ा, या किसी के बारे में आपने बायोग्राफी पढ़ी तो आप इंस्पायर हुए, या परिवार में ही होता है कई बार आप किसी से, तो वो कोई एक शख्स ऐसा रहा, या बहुत सारे लोग थे जिसने आपका ये जो फेज था, जो आप डेवलप करने का फेज होता है उसमें हम जो इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे वो प्रेरणा कहाँ से, स्रोत कहाँ था वो प्रेरणा का? अगर मैं सिर्फ लाइफ की बात करूं हाँ जी पर्सनली, हाँ जी हाँ तो जी। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है, वो है मेरी माता श्री। ओके ओके और ओके। जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। जी जी चाहे वो आप सर्वाइवल की बात कर लो, जी जी चाहे वो आप पेशेंस की बात कर लो, जी जी तो जितनी भी थोड़ी बहुत चीजें हैं मेरे अंदर, वो उनकी वजह से है। जी जी और अगर हम बात सिर्फ राइटिंग की और ये सारी चीजें कहते हैं, तो लिखने की शुरुआत हुई थी तब भी शायद मैं उतना ज्यादा पढ़ने में नहीं था। ओके। और शायद आज भी सुनता हूँ मैं कुछ कुछ लोगों को, जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत चीजें अच्छी लगती हैं, और राहत इंदौरी जी को भी कुछ कुछ पढ़ा है मैंने, तो उनका बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूँ। और कभी कभी, क्योंकि आज के टाइम में लोग पढ़ते जरूर है लेकिन पढ़ने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, राइट क्योंकि नॉर्मल बुक्स के साथ अब ऑडियो बुक्स का भी चलन ज्यादा हो गया है। राइट राइट। मीडियम चेंज हो गया है, थोड़ा सा मीडियम बदल गया, मीडियम बदल गए, माध्यम बदल गए हैं। अब डिजिटल युग है, तो लोग देखने और सुनने में ज्यादा
बिलीव करते हैं। और किताबों का जी खैर अपना चार्म है, वो तो क्लासिक है, वो कभी जाएगा नहीं, तो बिल्कुल, वो रहेगा। कभी नहीं लेकिन जाएगा। हाँ, समय के साथ साथ तो आपने मेरे ख्याल से जो मीडियम चुना, जैसे आपने ओपन माइक वगैरह, तो वो समय के साथ बदलते दौर में आपने लोगों का मूड ध्यान में रखते हुए आपने कहा जी मैं इसी डिजिटल माध्यम से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओपन माइक वगैरह में जाना और वहां पे अपनी प्रस्तुतियां रखना लोगों के सामने, तो वो कैसा अनुभव था? ओपन माइक्स की बात करूँ तो मैंने जब शुरू किया था लिखना, उस टाइम पे इतना ज्यादा वो नहीं था। और जब राइट। मैंने शुरू जी किया था लिखना, जब मैंने एक या दो पोइट्रीज लिखी थी, तो जहाँ मैं रहता हूँ रायपुर में, यहाँ पे ओपन माइक्स का उतना ज्यादा चलन था नहीं। जी। तो कुछ एक या दो ऐसे सिंगल हुए थे जहाँ पे मिक्स्ड ओपन माइक्स थे। प्रॉपर पोइट्री के लिए कोई ओपन माइक नहीं था। तो ओके। वहाँ ऐसा परफॉर्म किया था मैंने, बट वो वाइब नहीं थी उस टाइम पे। राइट। बट जैसे मैंने बताया कि मुंबई जाने का सपना था, तो हाँ वो मेरा पूरा हुआ 2019 में। हाँ। जब थोड़ा सा लगा कि हाँ अब थोड़ा सा टैलेंट भी है, अब चीजें मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली वॉइस ओवर सीखने के लिए और वॉइस ओवर्स पे काम करने के लिए मैंने मुंबई का रुख किया था उस टाइम पे। ओके और करीब करीब एक सवा साल रहा मैं वहाँ पे। ओके। और ओके। बस वो भी कोविड हो गया, तो कोविड की वजह से वापस आना पड़ा मुझे। तो राइट। वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हैबिटेट स्टूडियो, जिसको लोग बहुत जानते हैं। तो हाँ। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पोएट्स के लिए और स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए। तो वहाँ मैंने 3 से 4 बार परफॉर्म किया। वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा काम। ओके। बट यही था कि वहाँ की जो वाइब है, वो वाइब अभी तक ना हमारे रायपुर में आई नहीं है। जो ऑडियंस वहाँ पे मिलती है, जो जी जी क्राउड वहाँ का होता है, तो वो जी। धीरे धीरे आ रहा है। और अभी भी मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ओपन माइक्स में परफॉर्म करता हूँ। और ऑनलाइन मोस्टली जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, वहाँ के कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है, तो उनके लिए आज भी परफॉर्म करता हूँ ऑनलाइन जब भी होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन अभी मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर और हाँ, वहाँ पे ऑफलाइन होते ही रहते हैं। तो तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ का। ओके, तो अभी हमारे सुनने वालों को, दर्शकों को, देखने वालों को क्या कोई अपनी अपनी पसंदीदा 2 लाइनें या 4 लाइनें प्लीज सुनाना चाहेंगे, ताकि हम थोड़ा सा हमें उसका जो है सुनने का जो हम चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी, कि हम उसको 2 4 लाइनें थोड़ा सा दर्शकों के सामने, तो प्लीज। मैं ऑलमोस्ट हर तरह के जॉनर पे लिखता हूँ। जी जी। और एक तो फुल लेंथ पोइट्रीज हो जाती है, और एक 2 लाइनर्स और 4 लाइनर्स होते हैं। अब इन्हें आप कोट्स कह लीजिए, शायरी कह लीजिए, नज्म कह जी लीजिए, सब अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जी जी जी। तो इसमें जैसे एक लिखा था मैंने कि हाँ अब हम इश्क की बात करते हैं। तो इश्क आज की डेट में ऐसा हो गया है कि डेटिंग और जस्ट एक रिलेशनशिप का नाम लेके लोग सिर्फ वो हो जाता है कि टाइम पास वाला काम कर लेते हैं। तो मैंने उस जमाने के लिए लिखा था हाँ। जहाँ पे चिट्ठियों से प्रेम होता था। कि दौर था वो ऐसा जहाँ चिट्ठियों से प्रेम होता था। कि दौर था वो ऐसा जहाँ चिट्ठियों से प्रेम होता था। उसकी चिट्ठी के इंतजार में एक लंबा इंतजार होता था। तो बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। राइट। बहुत बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। तो ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे हाय लिखा और वहां से हाय तुरंत सेकंड्स में आ गया। राइट मतलब राइट। आप कोई एक जवाब के लिए भी 10 10 15 15 दिन इंतजार करते थे। जी हाँ जी हाँ, क्योंकि मैं भी उस दौर में रहा हूँ और मैंने बहुत सारा समय बिताया है। तो जो चिट्ठियों का जो इम्पोर्टेंस होती थी ना, एंड आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय डाकिए की इम्पोर्टेंस कितनी होती थी। और उस जमाने में जब वो आता था और चिट्ठी डाल के आता था, और तो वाकई वो एक ठहराव की जो बात होती थी, तो ठहराव होता था। आजकल तो चीजें जी आती जाती, जैसे कहते हैं ना कि डिजिटल युग है, तो गति बहुत बढ़ गई है। जब गति बढ़ जाती है तो ठहराव की जो है बहुत कम हो जाता है। तो वो चिट्ठियों का जो दौर था वो वाकई में बहुत अलग तरह का दौर था। तो जी कृष्णा जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आप एक एक ऐसे मकाम पे हैं जहाँ पे जब आप पूरी तरीके से एक एक अपने कैरियर को, अपने पैशन को, एक जुनून को आप अपने साथ जोड़ चुके हैं और आपने राह चुन ली है। हाँ, ये जरूर है कि मंजिलें अभी और तय करना बाकी है,
ठीक है, मंजिलें बहुत आती जाएंगी, लेकिन सफर में आप आ चुके हैं और रास्ता आपने तय कर लिया है। तो मैं ये भी दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब आप आने वाले समय में अपने आप को किस तरह की मंजिलों के पास देखना चाहते हैं, मतलब कौन कौन सी मंजिलें, मतलब जैसे आपकी विधाएं बहुत सारी हैं, मतलब आप पोइट्री भी कर रहे हैं, आप एंकरिंग, होस्टिंग की बात करें, और अभी चूंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि कृष्णा जी ने अपना एक ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म, नया चैनल स्टार्ट करा है, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाइए, और वो बच्चों की कहानियों को वॉइस ओवर के जरिए और डिजिटल माध्यम से ग्राफिक्स के जरिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ इस नए आयाम पे जो आपने अभी शुरू करा है, और मैंने आपके दो जो भी वीडियो, दो तीन आपने डाली है कहानियां, मैंने सुनी और देखी दोनों, तो बहुत मैं कहूँगा कि काबिल तारीफ काम की शुरुआत आपने करी। तो इसमें अब आप कैसे देखते हैं अपने आप को आगे, और किन मंजिलों की तरफ आप ले जाना चाहेंगे इस काम को? सर वैसे एक बहुत एक लाइन है जी कि मंजिलें तो बहुत सारी है, लेकिन जो मजा सफर का है वो मंजिल में नहीं है। जी 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 मंजिल तो जी मिल जाएगी। तो जी मैं ऐसा इंसान हूँ कि फ्यूचर पास्ट को मैं नहीं देखता, क्योंकि पास्ट जा चुका है, उसको हम जी हाँ, चेंज नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर सोच के हम अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रेजेंट में हूँ उसको एंजॉय करूँ, जी और जी जस्ट गो विद द फ्लो वाला जो टैगलाइन है उसको फॉलो करते हुए चलूं। जी जी तो अब ऐसा है मेरे लाइफ में कि मैंने तो इन सारी विधाओं को चुन लिया है। मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पोइट्रीज कर रहा हूँ, मैं एनिमेशन स्टोरीज बना रहा हूँ, हिंदी स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि इनमें से कौन मुझे चुनता है एट द ओके। एंड ऑफ द डे। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत खूबसूरत, कि आपने सबको चुन लिया है। अब कौन एक है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद करता है, और जिसके साथ आप जी। लंबा सफर तय करते हैं, और लंबी बहुत सारी मंजिलें, बहुत सारे पड़ाव आप तय करेंगे। तो कृष्णा जी, अगर हम ये कहें कि अगर हम इस बात की चर्चा करें कि आप अपने जीवन का जो दर्शन, जो फिलॉसफी है, जैसे कि कुछ तो आपके बातों से अभी तक हमने पता कर लिया कि आप कह रहे हैं कि पास्ट में ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो तो हो गया। तो कैसे आप, क्या किन्हीं पंक्तियों के माध्यम से, या कैसे अपनी जीवन की फिलॉसफी और दर्शन को, कि आपका देखने का जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को, आप किस तरह से, तो सबका अलग अलग होता है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ हर फिक्र को। तो आपकी फिलॉसफी, आपकी जो है वो किस तरह से देखते हैं आप लाइफ को? लाइफ में मैं सिर्फ जिंदगी को यही देखता हूँ लाइफ में कि ये सुकून का कैसा वास्ता है तुझसे, कि ये सुकून का कैसा कैसा वास्ता है वास्ता है तुझसे, तुझसे? कि तुझे देख मुझे हर बार सुकून मिलता है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब कृष्णा जी। तो मतलब आप सुकून चाहते हैं, सुकून की तलाश में हैं, और जी। जिंदगी के सबसे अहम पड़ाव पे आप ये सोचते हैं कि भाई मंजिलें आती जाएंगी, लेकिन सुकून भी आना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम रिफ्लेक्ट करें, जब हम देखें लाइफ की तरफ, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ, हमने जो भी करा वो एक एक हमको सुकून देता है, एक तसल्ली देता है। ओके। तो कृष्णा जी, दो एक थोड़ा सा चार पंक्तियां और हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें अब जितना आप सुना रहे हैं वो थोड़ा सा कम लग रहा है हमें। तो थोड़ा सा एक एक थोड़ी एक कविता जो है दर्शकों के लिए आप प्रस्तुत करें, और जिससे हम उसका स्वादन, रसा स्वादन कर सकें, और थोड़ा सा आपका कविता का। जी बिल्कुल, मैं दो तीन चीजें सुनाता हूँ। हाँ जी, पहला ऐसा बिल्कुल। है, जैसे मैंने इश्क की बात की, जी जी तो प्रेम थोड़ा अलग हो गया है आज की जो जनरेशन है उसमें। जी जी तो हाँ। एक लाइन लिखी थी कि प्रेम की परिभाषा कुछ लोग पढ़ने चले हैं, वाह। कि प्रेम की परिभाषा परिभाषा कुछ लोग पढ़ने चले चले हैं। हैं। सूनी गलियां, सूने रास्ते, बस यही मिल रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा आपने परिभाषित करा प्रेम को। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जी। बहुत। और बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें चाय पसंद होगी। जी जी जी, मैं भी हूँ और उनमें एक। मैं भी जी। चाय का शौकीन हूँ, हाँ जी। तो चाय पे कुछ लिखा था, मैं चाय मुझे
बहुत पसंद है, आप कह सकते हैं कि चाय से इश्क है। जी। तो उसी तरह से लिखा था कि तू सिर्फ चाय नहीं जज्बात है, जी। कि तू सिर्फ चाय नहीं जज्बात है, इश्क सा प्यारा एहसास है, कि तुझ बिन कैसे गुजारूं ये जिंदगी, कि तुझ बिन कैसे गुजारूं ये जिंदगी, खाली कप में भी भला कोई मिठास है, कि तू वाह सिर्फ चाय नहीं जज्बात है। वाह, क्या बात है कृष्णा जी। और वाकई आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी कि जज्बात जो है वो हर चीज में है, चाहे वो चाय का प्याला हो और चाहे वो कोई और कविता की पंक्तियां हो, उसमें उसमें जज्बात हैं। और जिंदगी मेरा मानना है जज्बातों से ही चलती है। बिना, अगर आप जी जज्बात जज्बात हटा देंगे तो जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं एक्चुअली। और सही बात है। तो बिल्कुल। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इनका जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक दर्शकों को मैं बताना चाहूँ, मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाएं और इनके चैनल को ज्वाइन करें। और इनके और भी जो लिंक है पोइट्री वगैरह के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप इनकी पोइट्री से जुड़ें कृष्णा जी की, और जो इनकी जिंदगी जीने का जो तरीका है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है इनकी पोइट्री में और इनके इनके जो सोच है उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े आपके साथ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप का जो नाम है, जो आपका ब्रांड नेम है आज के समय में कहें, वो और दिनों दिन बड़ा होता जाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करें, एक दूसरे समय में आपसे बात करेंगे जब आप और ज़्यादा पॉपुलर हो चुके होंगे। और हम तब शायद समय आपसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलेगा हमें, लेकिन हम अरे नहीं। तब भी आपसे मिलना चाहेंगे। साथ हम आज के इस साक्षात्कार को यहीं पे विराम देते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो अगले मच सर। सो दर्शकों, यहीं पे हम विराम देते हुए आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, बातें अनकही सी विद सपन में। और एक और ऐसी ही शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।